नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम राजवाड़ा से रेसिडेंसी तक। राजवाड़ा से रेसिडेंसी इस कॉलम को अरविंद तिवारी जी लिख रहे हैं और इस समय जबरदस्त पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया से लेकर तमाम चैनलों पर मिल रही है। अरविंद जी, स्वागत है आपका इस बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। पिछले हफ्ते आपने लगातार जो खबरें दी उसके बाद से लोगों का रुझान काफी बढ़ा, लोगों के फोन कॉल्स आए और कई सारे लोगों ने इसके बारे में फिर कि अगली बार जब शो आप टेलीकास्ट करेंगे, लिखेंगे तो हमें बताएंगे। तमाम सारे लोगों की इसको लेकर जानकारी आई। अरविंद जी, इस बार आपने तमाम सारे मुद्दे ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स के उठाए हैं और मीडिया के भी उठाए हैं। तो सबसे पहले शुरू हम करते हैं कि भोपाल में जो एसआर मोहंती साहब को लेकर आपने लिखा है कि कमलनाथ की रेड्डी प्रेम की वजह से मोहंती साहब को खामियाजा भुगतना पड़ा, उसको जरा क्लियर कीजिए। देखिए, एसआर मोहंती की सेवानिवृत्ति के करीब 15 दिन पहले उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव पद छोड़ना पड़ा। दरअसल कमलनाथ अपने बहुत विश्वस्त अधिकारी एम गोपाल रेड्डी को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में देखना चाहते थे और साथ साथ यह भी चाहते थे कि एसआर मोहंती जो है उन्हें सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद कोई महत्वपूर्ण पद मिल जाए, जैसे राज्य विद्युत नियामक आयोग के भी अध्यक्ष बन जाए। तो उसके लिए उन्होंने एसआर मोहंती को जो है वो प्रशासन अकादमी का महानिदेशक बनाया और गोपाल रेड्डी को मुख्य सचिव का पद दिया। लेकिन इसी बीच गोपाल रेड्डी मुख्य सचिव बने कुछ ही दिन हुए थे कि मध्य प्रदेश में सत्ता में बदलाव आ गया। तो सत्ता में आए इस बदलाव के कारण जो है एसआर मोहंती केवल प्रशासनिक अकादमी के महानिदेशक ही बनकर रह गए। वो जो है राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष नहीं बन पाए। यही नहीं, जैसे ही सरकार बदली तो एसआर मोहंती नई सरकार के निशाने पे आ गए और जो सालों पुराना एक इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मामला है जिसको लेकर अक्सर मोहंती घेरे में आते हैं और जिसके कारण ही उन्हें काफी विलंब से मध्य प्रदेश पदोन्नति मिली और मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव तो पद तो उन्हें भाग्यवश मिल पाया था। तो वो भी न तो नियामक आयोग के अध्यक्ष बने, इंक्वायरी अलग शुरू हो गई। और दूसरा जो कमलनाथ सरकार के अंतिम दौर में एक महिला और बाल विकास विभाग में 60 करोड़ रुपए का मोबाइल घोटाला हुआ था, उसमें भी सरकार ने उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए और उसमें भी अगर जल्दी जांच शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो मेरे तो एक तो मुख्य सचिव पद खोना पड़ा क्योंकि कमलनाथ गोपाल रेड्डी को मुख्य सचिव पद पे चाहते थे और दूसरा मुख्य जो पद उन्हें मिलना था राज्य विद्युत नियामक आयोग में वो नहीं मिला और तीसरा कि दो अलग अलग मामलों में एक मामले में पुरानी फाइल खुल गई और एक मामले में नए सिरे से जांच की बात हो गई। फिर आपने उसमें लिखा है बीएम यानी ब्रजमोहन शर्मा को लेकर आपने लिखा है क्योंकि देखिए, ब्रजमोहन शर्मा जो हैं वो राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए थे और उन अधिकारियों में है जिन्होंने हमेशा प्राइम पोस्टिंग पाई। जब वो आईएएस में आए तो उसके बाद धार कलेक्टर बन गए, उसके बाद उज्जैन कलेक्टर बन गए, मारफेड के एमडी बन गए, हमेशा महत्वपूर्ण पदों पर रहे, फिर शहडोल कमिश्नर बने और फिर ग्वालियर कमिश्नर बने। सेवानिवृत्ति के बाद अब उन्हें जो है मुख्यमंत्री सचिवालय में लाया गया। ग्वालियर क्षेत्र के रहने वाले तो नरोत्तम मिश्रा का स्वाभाविक झुकाव उनकी ओर था। दूसरा ये हुआ कि चूंकि अभी तक एसके मिश्रा की मुख्यमंत्री सचिवालय में वापसी नहीं हुई है तो ब्रजमोहन शर्मा जो है वो एसके मिश्रा के भी बड़े विश्वस्त अधिकारी है। तो बरास्ता एसके मिश्रा ब्रजमोहन शर्मा की मुख्यमंत्री सचिवालय में आमद हो गई है। अब ये देखा जाना है कि उन्हें जिम्मेदारी क्या सौंपा जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री सचिवालय में अमूमन 10-12 अफसर रहते हैं, तो जिम्मेदारी क्या सौंपी जाती है उसी पे सब कुछ निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि चूंकि एसके मिश्रा के माध्यम से ब्रजमोहन शर्मा मुख्यमंत्री सचिवालय में आए हैं तो उन्हें जिम्मेदारी भी कोई ना कोई महत्वपूर्ण मिलने वाली। एसके मिश्रा को लेकर क्या कहना है? एसके मिश्रा जी लंबे समय पिछले कार्यकाल में 15 सालों तक मुख्यमंत्री के साथ रहे हैं, जितने समय शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और इस बार उन्हें कहीं मेन स्ट्रीम मुझे ऐसा लग रहा है कि एसके मिश्रा पार्श्व में भूमिका निभाएंगे, पर्दे के पीछे भूमिका निभाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर उनकी वापसी होना होती तो अभी तक वो मुख्यमंत्री सचिवालय में आ गए होते। और जिस तरह की स्थितियां शिवराज जी के पिछली बार मुख्यमंत्री रहने के बाद कांग्रेस के सत्ता में दौर में बनी, तो मुझे लगता है एसके मिश्रा बहुत अलग तरह के अधिकारी है, वो समझदार अधिकारी और एक अच्छे रणनीतिकार है। तो मुझे लगता है कि इस दौर में वो पर्दे के पीछे ही भूमिका में रहेंगे। मनोज श्रीवास्तव की अगर बात करें तो प्रशासनिक अनुभव लंबा, हमेशा एक अच्छी जगहों पर उनकी पोस्टिंग होती रही है, इस बार लूप लाइन में डाल दिया गया। देखिए, मनोज श्रीवास्तव का मैंने बताया कि पिछले 20-25 साल में वे हमेशा अहम भूमिका में रहे, किसी की भी सरकार रही हो, प्रदेश में रहे, केंद्र में रहे, हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका में मनोज श्रीवास्तव रहते हैं। लेकिन कमलनाथ के मुख्यमंत्री काल में भी उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका मिली। इसका एक कारण और था कि उनकी पत्नी जो है प्रज्ञा ऋचा, वो मुख्यमंत्री सचिवालय में ओएसडी की भूमिका में थी। मतलब हर बार जो एक आईपीएस अधिकारी सीएम सेक्रेटरिएट में रहता है
उसमें इस बार प्रज्ञा ऋचा ओएसडी की भूमिका में बड़ी महत्वपूर्ण पद पे थी। लेकिन जब उन्हें महिला और बाल विकास विभाग में प्रमुख सचिव बनाया गया मनु श्रीवास्तव को, और जिस दौर में बिल्कुल ये था कि हाँ सरकार जाने वाली है और नई सरकार बनने वाली, उस दौर में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मोबाइल खरीदी का एक निर्णय जो सरकार ने लिया था, महिला बाल विकास, उसकी प्रक्रिया उसमें मनु श्रीवास्तव के लेवल से ही शुरू हुई थी, वो प्रमुख सचिव थे। तो मुझे लगता है कि नए चीफ सेक्रेटरी जो है इकबाल सिंह बैस, इन्होंने बहुत गंभीरता से लिया कि इतना वरिष्ठ अधिकारी, सत्ता को लेकर बड़ी वो स्थितियां थी, और इसी बीच इतना महत्वपूर्ण निर्णय जिस पर उंगली उठा रहे। फिर उसमें एक बड़ी शिकायत ये हो गई कि 2 राज्यों ने जिस भाव में मोबाइल खरीदे थे उससे महंगी खरीदी मध्य प्रदेश में की गई है, तो वो एक बड़ा मामला था। तो मुझे इकबाल सिंह बैस सामान्यतः इस तरह के मामलों को टॉलरेट करते नहीं है, तो यही मुझे लगता है कि मनु श्रीवास्तव को इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। इकबाल सिंह बैस साहब की आपने बात की, अब सरकार थोड़े बदले से नजर आने लगे हैं, क्या लगता है? थोड़ा सा जो आप तबादला सूचियों का अध्ययन करें तो यही लगता है। देखिए, इकबाल सिंह बैस बहुत सुलझे हुए अधिकारी हैं, और सामान्यतः वो एक नौकरशाह की भूमिका में बहुत साफ सुथरी भूमिका का निर्वहन करते हैं। लेकिन अच्छा, दूसरा है कि उनकी अपनी अहमियत है। पहले वो शिवराज जी के पिछले कार्यकाल में उनके प्रमुख सचिव थे, मतलब 2008 से 13 के दौर में वो उनके प्रमुख सचिव रहे। फिर जब उन्हें लगा कि मध्य प्रदेश की स्थितियां उनके अनुकूल नहीं है, तो वो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चले गए। लेकिन जब शिवराज जी को लगा कि इकबाल सिंह बैस की उनके सचिवालय में जरूरत है, तो वो वापस उन्हें लाए, और उसके बाद लगातार वो अलग अलग भूमिकाओं में थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछली कमलनाथ सरकार में मुख्य सचिव एसआर मोहंती चूंकि उनसे नाराज थे, तो मोहंती ने उन्हें सबसे पहले तो वल्लभ भवन से बाहर किया, उसके बाद उन्हें अलग अलग भूमिकाओं में देखते रहे, और मोहंती की का जो रवैया था उसके चलते कई बड़े अधिकारी जो हैं वो भी इकबाल सिंह बैस से कन्नी काटने लगे। तो एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी के लिए ये बड़ी अप्रिय स्थितियां थी। इसलिए इस बार जब उनको मौका मिला, तो अपने गुरु राकेश साहनी के पद चिन्हों पे चलते हुए, और उन्होंने भी बिल्कुल तय किया कि जिन लोगों ने राज्य के आला नौकरशाहों को माध्यम बनाकर मेरे साथ इस तरह से व्यवहार किया, तो इस बार की जो तबादला सूची उसमें उन्होंने साफ संकेत दे दिए कि मैं सामान्यतः रिवेंज एटीट्यूड नहीं रखता हूं, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत साफ संकेत दिए कि देखिए मैं भी एक सीमा तक की कुछ बर्दाश्त करने की स्थिति में। कहीं न कहीं पहली बार ऐसा रवैया इकबाल सिंह बैस का देखने को मिला। अभी तक के इस लंबे करियर में कभी उन्होंने इस तरह की बातें नहीं कही, या कभी किसी को अधिकारी, अपने मातर अधिकारियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, तो उनके दिल पर चोट। देखिए सुनील जी, जब किसी योग्य अधिकारी के साथ अगर हम बहुत दबाव बनाएंगे, बहुत जागती करेंगे, तो एक स्थिति ऐसी बनती है कि लगता है कि आखिर ऐसी क्या स्थितियां बनी जिसके चलते कि मुझे इस तरह से मेरे साथ बर्ताव किया जाने लगा, मुझसे जुड़े जो अफसर थे उनको जो है साइडलाइन किया जाने लगा। तो इस बात को लेकर मुझे लगता है कि उनकी पीड़ा बड़ी स्वाभाविक थी। इंदौर कमिश्नर और आईजी को लेकर हम बात करें तो नए आईजी की पदस्थापनाओं को लेकर थोड़ा सा पेंच फंस रहा है। तमाम सारे नाम आप लगातार दे भी रहे हैं, उन नामों पर विचार हो रहा है। तो कमिश्नर की बात करें तो आकाश त्रिपाठी अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो ये जो चल रहा है, इसमें कुछ कितनी सत्यता नजर आती है? देखिए, इंदौर आईजी को लेकर तो पिछले 15 दिनों से भारी उठापटक प्रशासनिक क्षेत्रों में चल रही है। 15 दिन पहले लगभग साई मनोहर का नाम इंदौर का आईजी के रूप में फाइनल हो गया था। साई मनोहर बहुत ही योग्य अधिकारी हैं, और अभी वो सीबीआई से डेपुटेशन पे लौटे थे। राज्य सरकार के कहने पे ही उन्होंने ज्वाइनिंग टाइम अवॉइड करते हुए तत्काल वो ज्वाइन हुए। तो तब ये माना जा रहा था 15-20 दिन पहले कि साई मनोहर इंदौर का आईजी होंगे। लेकिन आपको जैसा मालूम है कि इंदौर का एक हर आईपीएस अफसर का एक सपना होता है इंदौर का एसपी बनना, इंदौर का डीआईजी बनना, या इंदौर का आईजी बनना। तो साई मनोहर का नाम तो प्रशासनिक स्तर से था। मुख्य जो डीजीपी हैं वो चाहते थे कि साई मनोहर इंदौर के आईजी बने, लेकिन उसके बाद राकेश गुप्ता का संघ में बड़ा प्रभाव है, संघ में उनकी एक मजबूत लॉबी है, उसने कोशिश की कि राकेश गुप्ता हो जाए। जयदीप प्रसाद जो जबलपुर के आईजी रह चुके, भोपाल के आईजी रह चुके, और जिनकी शिवराज सिंह जी के यहाँ काफी दखल मानी जाती है, शिवराज सिंह जी के जो इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें उनका अच्छा दबदबा माना जाता, तो ये माना गया कि जयदीप प्रसाद हो जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि इन सब के बीच में जो चल रहा है, कुछ लोग चाहते हैं कि एडीजी स्तर का कोई अधिकारी इंदौर में पुलिस की कमान संभाले, तो इन सब के चलते ही मुझे लगता है कि इंदौर में आईजी पद की पदस्थापना में थोड़ा समय लग रहा है। जहां तक कमिश्नर आकाश त्रिपाठी का मामला है, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, सुलझे हुए अधिकारी हैं, लेकिन अफसरों की ही एक लॉबी यह भ्रम फैलाने में लगी हुई है कि आकाश त्रिपाठी और मनीष सिंह के बीच में तालमेल नहीं है। आकाश त्रिपाठी जो कि मेडिकल कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन होने के नाते हेल्थ से जुड़े मामलों के सर्वे सर्वा हैं, वो इंदौर में टेस्टिंग और सैंपलिंग के मोर्चे पे विफल रहे हैं। ऐसी कई बातों, मेडिकल रिलेटेड कई इश्यूज को हवा देकर
एक लॉबी इस बात की लगातार कोशिश कर रही है कि आकाश त्रिपाठी को इंदौर से विदा कर दिया जाए। इसके लिए वो कुछ नेताओं की, सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं की भी मदद ले रहे हैं। ये लगातार एक क्रम चल रहा है। आकाश त्रिपाठी जी आई की बात करें तो दोनों ही लगातार सतत पूरे जिले में दौरा कर रहे हैं। कल आकाश त्रिपाठी कोविड सेंटर पर जाकर जो कोविड से जूझ रहे पेशेंट्स उनसे बात करके आए हैं। तो तमाम सारी सक्रियता दोनों अधिकारियों की दिख रही है। बहरहाल ये सब राजनीतिक और ब्यूरोक्रेसी के मामले हैं। ये किस तह पर जाएंगे और कहाँ पहुंचेंगे इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। राजनीतिक खबरों की अगर हम बात करें अरविंद जी, तो आपने लिखा है शंकर लालवानी जो है सबके बीच एक समन्वयक की भूमिका में, इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, जब भी बहुत कठिन स्थितियां होती है और कोई ऐसा व्यक्ति आगे आ जाए जो जनता, सत्तारूढ़ दल, प्रशासन और राज्य सरकार के बीच में पहल की कोशिश करे, समन्वय बनाने की कोशिश करे, तो उसकी पूछ परख बढ़ जाती है। और कुछ इसी तरह की भूमिका का निर्वहन इन दिनों शंकर लालवानी कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी की अपनी एक लिमिटेशन है, वो बहुत लिमिट में, सीमाओं में हस्तक्षेप करते हैं। तुलसी सिलावट जो है वो अभी भाजपा के लिए नए नवेले हैं, अभी उनकी इतनी ग्राह्यता है नहीं। ऐसी स्थिति में शंकर लालवानी को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और जिसे भुनाने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। अब मुख्यमंत्री को अगर इंदौर को रिलेटेड फीडबैक चाहिए तो वो शंकर लालवानी से ही लेते हैं। वो प्रशासन को भाजपा तक अपनी कोई बात पहुंचाना या संघ को प्रशासन तक अपनी कोई बात पहुंचाना, तो ऐसी स्थिति में और फिर शंकर लालवानी सॉफ्ट स्पोकन है, सबसे तालमेल जमा लेते हैं, तो इसका उनको पूरा फायदा मिल रहा है। इस दौर ने उन्हें बहुत अहम भूमिका में ला दिया। राजनीतिक खबरों में हम बात करें तो जब कमलनाथ सरकार यहाँ पर काबिज थी तो सज्जन सिंह वर्मा और कमलनाथ के बीच दूरियां बताई जा रही थी। इस समय हालात ये है कि कमलनाथ और सज्जन सिंह वर्मा लगभग साथ साथ हैं, तो इसमें सच्चाई कितनी? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस की एक लॉबी ने उनके और सज्जन सिंह वर्मा के बीच में बहुत दूरियां ला दी। वर्मा खुद इस चीज को महसूस करते थे और चूंकि लेकिन पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, तो उन्होंने अपनी गरिमा बरकरार रखी। उन्होंने कहा, अपने सीमाओं में रहे, उन्होंने अनावश्यक बातों में हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन अब जब कमलनाथ मुख्यमंत्री दिए तो मुझे लगता है कि उनके दरबार में जो है सज्जन सिंह वर्मा की पूछ परख फिर बढ़ गई। वर्मा एक अच्छे रणनीतिकार है। दूसरा है कि वर्मा का पूरे प्रदेश में एक नेटवर्क है जिससे एक फीडबैक उनको मिलता रहता है और वो फीडबैक पार्टी के लिए कई मामलों में बड़ा महत्वपूर्ण साबित होता है। इसलिए इस बार जो है, अभी लगातार पिछले 2 महीने से वो भोपाल में ही है और हर कांग्रेस से संबंधित हर महत्वपूर्ण निर्णय में वो कमलनाथ के साथ उनकी शेयरिंग हो रही है। एनपी प्रजापति और सज्जन वर्मा की जोड़ी इन दिनों कांग्रेस की राजनीति में बड़ी चर्चा में। राकेश दुबे, विनोद बिरला, गोपाल गोयल, जब ये संघ के महत्वपूर्ण पदाधिकारी पिछले कुछ समय से ये नेपथ्य में चले गए थे और अपने अपने काम को अंजाम दे रहे थे, इस समय फिर सक्रिय हुए, क्या कहते हैं? देखिए, तीनों बहुत संघ के आधार स्तंभ रहे और इंदौर में संघ को स्थापित करने में पिछले 15-20 सालों में इनकी अहम भूमिका रही थी। लेकिन बाद संघ में आपको जैसे मालूम है कि अलग अलग भूमिकाएं दे दी जाती है जो उनके वरिष्ठ साथी रहते, तो इन तीनों को उन्होंने सेवा कार्य से संबंधित प्रकल्पों में लगा दिया था और लगातार वहां थे। लेकिन अभी ये जो दौर आया है इसमें तीनों बहुत सक्रिय हैं, तीनों, और इनके साथ साथ चंद्रमोहन दुबे, ये चारों बहुत बड़े सक्रिय हैं। इनका प्रशासन के अधिकारियों संवाद हो रहा है और जो संवाद भी हो रहा है ना, वो इस तरीके से हो रहा है कि अथॉरिटी के रूप में अपनी बात करते हैं। तो ये माना जा रहा है शायद कि संघ ने इन्हें इस भूमिका के लिए निर्देशित किया हो कि आप इस तरह की भूमिका में करो। मीडिया जगत की खबरों की बात करें तो बड़े अखबार समूह के संपादक को कुछ परेशानियां झेलना पड़ी सिंधिया गुट के। हाँ, मेरे ध्यान में यह आया है कि सिंधिया गुट से जुड़े एक मंत्री से संबंधित खबर को लेकर दैनिक भास्कर का मैनेजमेंट, उनके एक स्टेट एडिटर है अवनीश जैन, उनसे काफी खफा है और आंतरिक तौर पर जो है इसको लेके काफी जो है बातचीत चल रही है, कई स्तरों पर पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये खबर कहाँ से हुई, क्योंकि खबर जिस मंत्री के माध्यम से बताया जा रहा था कि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने तो उससे साफ इनकार किया, तो वो भी एक बड़ा विषय बन रहा हो। भास्कर मैनेजमेंट जो है इन चीजों को बड़ी गंभीरता से लेता है। अभी इंदौर में भी मीडिया जगत के कुछ साथियों ने कुछ संस्थानों को गुड बाय कर दिया है, टाटा कर दिया है, उसको लेकर क्या कहते हैं? हाँ, इंदौर में भी लगातार ऐसी स्थितियां बन रही है। वरिष्ठ पत्रकार तेज कुमार सेन और मेघश्याम अगाशे ने जो है वो अग्निबाण को अलविदा कह दिया है। वरिष्ठ पत्रकार और इंदौर प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष प्रदीप जोशी ने गुड इवनिंग अखबार को अलविदा कह दिया और वो दैनिक जागरण भोपाल के इंदौर ब्यूरो प्रमुख हो गए हैं। इसी तरह प्रभात किरण के वरिष्ठ पत्रकार हिदायतुल्लाह खां अपना एक यूट्यूब चैनल जग्गा इंदौरी के नाम से ला रहे हैं, मतलब ऐसा उन्होंने संकेत दिया है उसके लिए, और उन्होंने सुझाव लोगों से मांगे कि क्या नाम हो सकता है। एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि कमलनाथ के मुख्यमंत्री काल में
भाजपा के जिन नेताओं के अधिमान्यता का नवीनीकरण रोक दिया गया था, उनके अधिमान्यता कार्ड जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने संबंधित नेताओं के घर जाके भेजे। तो ये एक बड़ी बात है कि आखिर क्यों रोके गए थे और अब क्या कारण है कि उनकी अधिमान्यता का नवीनीकरण हो गया। आईएएस आईपीएस अधिकारियों के प्रकाशन वाले जो कामकाज थे उनमें कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, अश्विनी राय जी जो है अपने उनका जो झारखंड से संबंधित सुसाड़ पक्ष था उसके माध्यम से साल भर पहले उन्होंने एक अखबार शुरू किया था। वो तो पार्श्व भूमिका में थे, लेकिन ये अखबार सर्वाइव नहीं कर पाया और अब ऐसा कहा जा रहा है कि एक आईपीएस अधिकारी जो हैं उनके परिजन सुशील बजाज जी की अगुवाई में एक रीजनल चैनल मध्य प्रदेश में लॉन्च करने जा रहे हैं। अरविंद तिवारी जी ने राजवाड़ा से रेसिडेंसी तक के इस कॉलम में तमाम सारी प्रशासनिक और राजनीतिक खबरों की और मीडिया के क्षेत्र की खबरों का खुलासा किया है। अरविंद तिवारी इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष होने के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनकी इस पूरी फील्ड में गहरी पकड़ है। राजनीति और ब्यूरोक्रेसी की खबरों को लेकर इनका लोहा माना जाता है और ये कॉलम लगातार लोकप्रिय हो रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक अरविंद तिवारी जी की बातों को पहुंचा रहे हैं, साथ ही उन खबरों तक भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो अंदर खाने की खबरें हैं, जो बहुत कम निकल कर आती है। बहरहाल अरविंद जी, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।